जो है करंट कैरिंग जो कोई कॉयल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। हमें पता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। और टॉर्क कैसे अप्लाई होता है किसी भी चीज पर, जब दो अपोजिट और इक्वल फोर्स जो है पैरेलली काम करते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है उसको किसी भी चीज को रोटेट करने की, किसी भी कंडक्टर को रोटेट करने की। मतलब ये सपोज करो ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, या सपोज करो कोई भी एक रॉड है। ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस पर ये बीच में इस तरह से एक फोर्स इसमें इस तरफ को काम कर रहा है और एक फोर्स इसमें इस तरफ को काम कर रहा है। दोनों इक्वल हैं और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है। तो वो दोनों फोर्स मिलकर के, इन फोर्सों का जो कपिल है वो मिलकर के टॉर्क फॉर्म करेगा। ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स of two parallel forces, two parallel equal forces and perpendicular distance between two forces। मतलब सपोज करो ये है ऐसी है और एक फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में काम कर रहा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा, तो एक फोर्स से दूसरे फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका मल्टीप्लाई या उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड से कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक इस तरह से ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर हम इसके चारों आर्म है, इसकी पी क्यू आर एस चार आर्म है। तो इसकी जो पी क्यू है रेक्टेंगुलर कॉइल है तो पी क्यू आर एस के बराबर है, तो इसकी मतलब लेंथ अपन एल एज्यूम कर लेते हैं और इसकी ब्रेड बी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इस वाली पर, पी क्यू को देखें तो पी क्यू की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के सेम है। तो क्या होगा जब फोर्स की डायरेक्शन और करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो उस पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि फोर्स मान लो फोर्स ऑन पी क्यू आई बी एल साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अब इधर आ जाएं आप, फोर्स अप्लाइड ऑन क्यू एस। तो आई बी, इसकी लेंथ बी है, साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आई बी बी। ठीक है। तो अब इसके बाद इस पर फोर्स अप्लाइड ऑन
आर एस, ये भी जीरो का एंगल होगा इस केस में, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ये आर्म भी। तो आई बी बी साइन जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब लास्ट वाली जो आर्म हुई, ये वाली फोर्स अप्लाइड ऑन पी आर, आई बी, और इस केस में लेंथ बी है, साइन की वैल्यू यहाँ करंट, और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 इज इक्वल टू आई बी बी। यानी पूरी कॉइल पे केवल दो आर्म में, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उन पे फोर्स काम कर रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के टॉर्क फॉर्म करेंगे। ठीक, और टॉर्क फॉर्म करेंगे तो इसको ये इस तरह से घुमा देंगे। पी क्यू, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर नॉर्मल खींचा, इसके ऊपर नॉर्मल खींचा है पी क्यू आर, मतलब इस कॉइल के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, उसको नॉर्मल बोलते। ठीक, वो इसके संग में थीटा एंगल बना रही। ठीक है। तो इस समय एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा, आई बी बी, आई बी बी, इसी ने घुमाया इसको। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, सपोज करो एक्स पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये 90 है, एक मिनट, ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो ये एंगल जब थीटा है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे की, ये 90 है। ठीक है। ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो नॉर्मल है उसके संग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थीटा है। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल पूरा कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये दोनों कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल है, ये वाले और ये वाले, ये और ये। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो जे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो जे 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो इसकी वैल्यू आएगी थीटा। ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल। तो जब ये वाला एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से, ये इसके लिए बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है पी क्यू। ठीक, तो
पी एक्स की वैल्यू आ गई, ये एल है इसकी लेंथ, एल साइन थीटा, पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू होती है वन ऑफ द फोर्स यानी आई वी वी, ठीक है, इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पी एक्स। ठीक, तो ये हो गया आई बी वी एल साइन थीटा, ये पी एक्स की वैल्यू यहां से रख, ये वाली रख दी। तो आई बी वी एल ब्रेड्थ इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू क्या आई, ए साइन थीटा। अगर इसमें एन टर्न है तो ये हो जाएगी एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, कंपैरिजन करना है हमें बिटवीन टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना होता, पी ई साइन थीटा। पी क्या होता, डाइपोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकला, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये पी किसके बराबर हो गया, पी की जगह क्या आ गया, एन आई ए। ठीक है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या आ गया, एन आई ए। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे वहां उसकी जगह पर था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कहलाता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। या कह सकते डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये हो जाएगा एन आई ए। ठीक, इसको कहते हैं अपन कैपिटल एम। ठीक, तो यहाँ एम की वैल्यू हो जाएगी एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर कोई मैग्नेटिक बार है, ठीक है, तो जैसे यानी सपोज करो कोई मैग्नेटिक बार है या मैग्नेटिक डाइपोल है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ चार्ज होता था प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम, इस तरह से इसमें पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, उसको हम एम से शो करते हैं, एम। ठीक, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों के बीच की डिस्टेंस हम 2L मानते थे, तो जो P की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कितनी आ जाती थी, Q इंटू
2L। तो इसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, इनके जो मैग्नेटिक वार है उसकी भी लेंथ 2L मानते हैं। ठीक, मिड पॉइंट से डिस्टेंस इस तरफ और इस तरफ आ। ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था दो कंडीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इन एक्सियल पोजीशन निकालना बी की वैल्यू। तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इन एक्सियल पोजीशन। ठीक, वैल्यू ऑफ बी इन एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो किसी भी उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वन यूनिट नॉर्थ पोल अगर कहीं भी रखा होगा, ठीक है, तो उस पर जो भी अप्लाई फोर्स होगा वो उस जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, जैसे वहां पे होता था 1+1 कूलम फोर्स, +1 कूलम चार्ज, सॉरी 1+ कूलम चार्ज जो होता था, उसे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते थे, ठीक है, तो उस पर जो भी फोर्स लगता था वो ई के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को हम कहीं पर भी रख देते हैं, 1 यूनिट नॉर्थ पोल को, तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो उस पर बी के बराबर होगा, 1 यूनिट नॉर्थ पोल को रखने पर, 1N को रखने पर। ठीक है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी 1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। ठीक है, यहाँ पॉइंट पी है, उससे इसकी डिस्टेंस आर है, 1N रखा है यहाँ पे। ठीक, तो इसकी वन पोल स्ट्रेंथ वाला रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी ये क्या है, यहाँ इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक, तो इसकी वजह से FM लगेगा। ये वाला इसको साउथ और नॉर्थ, इसको अपोजिट पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसलिए ये वाला साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ये इस तरफ को फोर्स लगेगा। ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, इसलिए ये फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स नहीं लगेगा, एक्चुअली फोर्स जब लगता, जब यहाँ पे कुछ वैल्यू होती 1 है तो यहाँ पर V1 लगेगा। ठीक, और यहाँ पे लगेगी V2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, μ0/4 M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो
यहाँ F1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी B1 की वैल्यू कितनी आएगी, B1 क्या है, रिपेलेंट फोर्स है, किसकी वजह से है, इसके और इसकी वजह से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी म्यू 0/4 पाई M अपॉन दोनों की वैल्यू इसकी R-L का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी R है, ठीक, ये L है, इतनी हो जाएगी, ये पूरी R है, ये इतनी L है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, इसमें से ये घट जाएगा, यानी R-L, ठीक। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू 0/4 पाई M, ये इसमें क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो R तो यहाँ, इसमें R इतनी और जुड़ जाएगी, R+L का होल स्क्वायर। दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए घटेंगी, तो रिजल्ट जो B की वैल्यू होगी B1 - B2 होगी, ठीक है। तो M म्यू 0/4 पाई, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से जब माइनस करेंगे तो, ठीक है, और 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू 0/4 पाई M R+L और R-L का होल स्क्वायर, इसकी आ जाएगी LCM, ठीक है। ये आ जाएगा इधर से R-L से R-L को डिवाइड करेंगे तो यहाँ R+L का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ R-L का होल स्क्वायर आएगा, ठीक। तो म्यू 0/4 पाई स्मॉल m, ये हो जाएगा A+B और A-B अलग अलग ब्रैकेट में होते हैं, तो क्या हो जाता है, A² - B², ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको तोड़ेंगे अपन, तो R² + L² - 2RL, और इधर ब्रैकेट में रखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, R², सॉरी प्लस होगा इधर क्योंकि A+B है, R² + L² - 2RL, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद, म्यू 0/4 पाई M R² + L² + 2RL, ठीक, माइनस R² - L², अंदर के सारे चीज साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 2RL, ठीक, अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर, ठीक। ये R² माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये दोनों RL जुड़ करके हो जाएंगे 4RL, म्यू 0/4 पाई M, ये हो जाएगा 4RL R² - L² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई, अब यहाँ पे पता है आपको M ×
इसको यहाँ देख लें, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 R इंटू 2m इंटू 2l। ठीक है, हमने 2 जा 4 अलग अलग कर लिया, ये R के संग में मल्टीप्लाई कर दिया और L के संग में 2 का मल्टीप्लाई अलग कर दिया, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब m इंटू 2l की वैल्यू क्या होती, कैपिटल M, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो यहां हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m कैपिटल इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इधर देख लें थोड़ा, R इज मोर देन L, तो L को नेग्लेजिबल मान लेंगे। ठीक है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m R, और यहाँ R की पावर हो जाएगी 4, और जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। ये V की वैल्यू इन एक्सियल पोजीशन आ गई। ठीक, क्लियर। हम यूनिट और देख लेते हैं यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, I इंटू ए, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट की यूनिट हो गई। डाइपोल यार मूवमेंट, और m इज इक्वल टू क्या होता, m इंटू 2l, यानी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कितनी हो जाएगी, ये l इधर आ जाएगा, m इज इक्वल टू m अपॉन 2l, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर में नीचे एम्पियर कट जाएगा एक स्क्वायर, इसकी यूज क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की क्या होगी यूनिट, एम्पियर मीटर, और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वैल्यू ऑफ बी इन एक्सियल पोजीशन में देखी थी, अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन में देखेंगे इसको। ये एक मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ mm है, 2l उसकी लेंथ है, यहाँ से इस पोजीशन पर कोई पॉइंट P है, यहाँ से उसकी डिस्टेंस r है। ठीक है, तो यहाँ पर 1n रखेंगे, 1n पर जितना भी फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से वो बराबर होगा यहाँ पर b के। ठीक, तो ये s है, s n को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा F2। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको करेगा रिपेल, तो F1 लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि n और n एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो इनके रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में काम करेगा, इनका इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल। तो ये हम मान ले रहे हैं V1 और ये मान ले रहे हैं V2, तो B काम करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है,
थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी। ठीक, या तो जब v1 की वैल्यू देखेंगे अपन, ठीक है, तो कितनी आई v1 की वैल्यू? v1 की वैल्यू आएगी μ0 अपॉन, यहाँ 1 n रखा हुआ है, 4 पाई, और यहाँ इसकी वैल्यू m है, तो ये वाले डिस्टेंस यानी AP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अगर ये डिस्टेंस r है तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आर्म बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये और ये डिस्टेंस सेम होगी, और ये आर स्क्वायर प्लस आधा एल स्क्वायर यानी 2l का आधा l स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, μ0 अपॉन 4 पाई, सॉरी m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, v2 की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई सेम रहेगी, m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे अपन, दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, दोनों के बीच के एंगल थीटा होंगे। ठीक है, तो b इक्वल टू हो जाएगा हम इसको दूसरी तरह से देख सकते, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, v1 का, ठीक, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को जाएगा। ठीक है, और
इसका V2 का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, V2 बाई, ठीक, और ये V1 वाई जिस तरफ को जाएगा, एक दूसरे के बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो दोनों के हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, सपोज करो ये इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो V कैसे निकलेगा, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकलेगा, ठीक, यानी V1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। क्लियर हुआ। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे B1 और B2 का? B1 का भी दो कंपोनेंट करेंगे, परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से होगा। इसी तरह से इसका ही वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे B2 का, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ को होगा। वर्टिकल कंपोनेंट एक का ऊपर है एक का नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए cos थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी ये हो जाएगा B1 प्लस B2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? AP, ठीक है। तो AP की वैल्यू कहां से आई? यहां से आई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। AP स्क्वायर BP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर के लिए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। AP स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, ठीक। अब cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक। B1 की में भी इधर स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ा ठीक है, क्योंकि AP या BP दोनों जो हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो B1 प्लस B2 निकालेंगे, दोनों सेम है, इसमें सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर देते अपन, μ0 अपॉन 4 पाई 2m R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और इंटू cos थीटा की वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो 1/2 और 1 की वैल्यू कितनी होती दोनों जुड़ के? 3/2, ठीक है। तो μ0 अपॉन 4 पाई m इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से m इंटू 2L कैपिटल M होता, आप देख चुके, μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर R इज मोर देन L, तो L को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो यहाँ R की पावर कितनी हो जाएगी?
देखो पूरा क्लियर करते हैं। म्यू 0 अपॉन 4 पाई m r स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और वैल्यू आई म्यू 0 अपॉन 4 पाई m की पावर r क्यूब। ये इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है, यानी यहाँ पर क्या था, एक्सियल पोजीशन में 2m था और यहाँ पे m है केवल। यानी अगर देखा जाए तो उस समय जो वैल्यू थी वो डबल थी और ये उसकी हाफ है। ठीक है, यहाँ वेक्टर क्लियर हो गए। वेक्टर में एक बार फिर बता दें कि यहाँ रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट b निकालने के लिए b1 और b2 को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए उनका जो रिजल्टेंट 0 होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है दोनों, इसलिए उनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी cos थीटा, v1 cos थीटा v2 cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। वैल्यू उसकी जुड़ने के बाद ये आएगी।